आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी से अपना नामांकन भर दिया। वाराणसी में सबसे लास्ट फेज में यानी फाइनल फेज में वोटिंग हुई। 2024 के फाइनल स्टेज की लड़ाई हालांकि आज से शुरू हो गई। आज आपको दिखाएंगे कि पीएम मोदी के नामांकन में वो हुआ जिसने इंडी गठबंधन के उस गुब्बारे की सारी हवा निकाल दी, जिस गुब्बारे के सहारे वो नरेंद्र मोदी के ऊपर से निकलने का जोर लगा रहा था। आज आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी ने अपने नामांकन से कैसे 2024 के चुनाव की बची हुई सीटों को भी पूरी तरह से सेट कर दिया, और वो तस्वीरें भी दिखाऊंगा जिससे इंडी गठबंधन का बचा कुचा चैन भी, सुकून भी छिन जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको आज वाराणसी की तस्वीरें देखनी चाहिए, क्योंकि आज दिन भर सबसे बड़ी चर्चा वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन को लेकर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन से पहले दशाश्वमेध घाट पहुंचे। पीएम मोदी ने इस घाट पर गंगा पूजन किया। पूरे विधि विधान के साथ और वैदिक मंत्रोच्चार के साथ पीएम मोदी ने गंगा आरती की और मां गंगा का आशीर्वाद लिया। गंगा पूजन के बाद पीएम मोदी ने गंगा में क्रूज का भी आनंद लिया। पीएम मोदी ने थोड़ी देर तक क्रूज में सवारी भी की। इस दौरान पूरे घाट पर लोगों की भीड़ लगी हुई थी कि कैसे वो नरेंद्र मोदी की एक झलक पाले। पीएम मोदी ने बाबा विश्वनाथ का भी आशीर्वाद लिया और उसके बाद काल भैरव के दर्शन भी किए। पीएम मोदी ने काल भैरव की पूजा और आरती की। काल भैरव का आशीर्वाद लेने के बाद प्रधानमंत्री मोदी कलेक्ट्रेट के लिए रवाना हुए, जहां उन्हें अपना नामांकन भरना था। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बतौर कैंडिडेट पहले भगवान के घर में अर्जी लगाई, हर जगह पूजा पाठ किया, मां गंगा की आरती की और लोगों के बीच से होते हुए वो कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रधानमंत्री मोदी ने अपना नामांकन भरा। पीएम मोदी अपने हाथ में नामांकन के डॉक्यूमेंट लेकर अंदर गए और जिला निर्वाचन अधिकारी को उन्होंने पहले तो नमस्कार किया। पीएम मोदी के साथ उनके प्रस्तावक भी मौजूद थे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे। पीएम मोदी ने निर्वाचन अधिकारी के सामने अपने दस्तावेज जमा किए और फिर खड़े होकर शपथ ली कि उन्होंने जो भी डॉक्यूमेंट जमा किए हैं वो सही हैं और उसमें किसी तरह की कोई गड़बड़ी नहीं है। नामांकन दाखिल करने के बाद पीएम मोदी ने यह भी कहा कि वो वाराणसी से लगातार तीसरी बार नामांकन भरकर बेहद उत्साहित हैं। बीते 10 सालों में काशी की जनता से जो अद्भुत स्नेह और आशीर्वाद मिला है, उसने निरंतर सेवा भाव और पूरे संकल्प के साथ काम करने के लिए प्रेरित किया है। पीएम मोदी ने कहा कि जनता के भरपूर समर्थन और सहभागिता से वो अपने तीसरे टर्म में भी नई ऊर्जा और शक्ति के साथ यहां के चौतरफा विकास और जनता जनार्दन के कल्याण में जुटे रहेंगे। वाराणसी के साथ पीएम मोदी का अलग ही लेवल का एक इमोशनल कनेक्ट है। हमने जो इंटरव्यू किया था उसमें भी दिखा था कि काशी की बात करते करते नरेंद्र मोदी भावुक हो गए थे। वाराणसी के लोग भी पीएम मोदी से इसी भाव से जुड़े हुए हैं। वो वाराणसी में उनसे मिलने, उनकी एक झलक देखने के लिए उमड़ी भीड़ से साफ दिख जाता है। भाई, लोग घरों के बाहर आके खड़े हो गए कि नरेंद्र मोदी गुजर रहे हैं, देख लें। ये इमोशन हर तरीके से वाराणसी में दिखता है। आपको एक गाना दिखाता हूं जो वाराणसी में महिलाओं ने पीएम मोदी के लिए गाया और बड़ा वायरल हो रहा है। पहले देखिए जरा। तो इस तरह का भाव बनारस में दिख रहा है। रोड शो हो रहा है तो बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक सड़क पूरी की पूरी पटी पड़ी है मोदी समर्थकों से। इमोशंस देखते चलिए आप इन तस्वीरों में। प्रधानमंत्री मोदी को लेकर काशी में जो सेंटिमेंट है, वैसा ही हाल के देश के अलग अलग हिस्सों में भी दिखता है। काशी से तो पीएम मोदी चुनाव ही लड़ रहे हैं, लेकिन कोडरमा की तस्वीर आप देखिए। झारखंड में काशी में नामांकन भरने के बाद पीएम मोदी झारखंड के कोडरमा पहुंचे और यहां से जो तस्वीर सामने आई वो आपको हैरान कर देगी। आप देखिए ना बॉस, पीएम मोदी हेलीपैड से रैली ग्राउंड जा रहे थे। रास्ते भर हजारों की भीड़ उनके साथ चल रही थी। पीएम मोदी की एक झलक के लिए पब्लिक भाग रही है। भाई, ये देखिए, इधर पीएम की गाड़ी चल रही है और पब्लिक दौड़े जा रही है कि कैसे नरेंद्र मोदी को देख लें। ये देखिए, गाड़ी बढ़ रही है, उधर पब्लिक दौड़ रही है। काशी और पूर्वांचल का गणित आपको आगे बताऊंगा। पहले कोडरमा में पीएम मोदी का यह अनोखा रोड शो देखिए एक बार।
ये झारखंड का हाल है भाई। ये इमोशन है नरेंद्र मोदी के लिए आज की डेट में। भाई लोग नेता, रैली होती थी, रैली ग्राउंड में जाते थे, सुनते थे। यहां नरेंद्र मोदी जहां हेलीपैड पे उतर रहे हैं, वहां से लेकर और रैली के ग्राउंड तक, बाप रे बाप, एकदम भीड़ दोनों तरफ, और पब्लिक दौड़ रही है देखने के लिए कि नरेंद्र मोदी दिख गए, नरेंद्र मोदी दिख गए। वैसा प्रधानमंत्री मोदी ने अपने नॉमिनेशन एफिडेविट में जो जानकारी दी है, अब जरा उसके बारे में सुनिए। पब्लिक को ये सब भी तो चीजें दिखती हैं कि ये आदमी क्या देश के लिए कर रहा है और क्या अपने लिए कर रहा है। पीएम ने जो नॉमिनेशन भरा उसमें उन्होंने बताया कि उनके पास 52,000 रुपए कैश है, मात्र 52,000 रुपए कैश है उनके पास। पीएम मोदी के एसबीआई में 2 बैंक खाते हैं। गांधीनगर के बैंक खाते में 73,304 रुपए जमा है और वाराणसी वाले खाते में मात्र 7,000 रुपए जमा है। एसबीआई में ही पीएम मोदी की 2,85,60,338 रुपए की एक एफडी भी है। पीएम मोदी ने नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट में 9,12,000 रुपए इन्वेस्ट किए हैं। पीएम के पास 4 सोने की अंगूठियां हैं जिनकी कीमत 2,67,750 रुपए। पीएम मोदी की कुल संपत्ति 3,02,06,889 रुपए। पीएम मोदी के पास ना तो कोई घर है, ना ही कोई जमीन है, और ये जो सैलरी आई उस पे एफडी वगैरह किया, जो हिसाब है उसी से जो पैसा बना वो है। पीएम मोदी के पास पहले गुजरात के गांधीनगर में एक प्लॉट था, लेकिन पीएम मोदी ने वो जमीन भी दान में दे दी है। इस प्लॉट पर नाद ब्रह्म कला केंद्र बनाया जाएगा। वाराणसी से इस बार पीएम मोदी की जीत का बहुत बड़ा टारगेट भी रखा गया है। ऐसा टारगेट जो शायद कभी किसी नेता ने नहीं रखा। जैसे 400 पार सीटों का टारगेट है, उसी तरह से वाराणसी में पीएम मोदी की जीत के मार्जिन का टारगेट भी रखा गया। पीएम मोदी तीसरी बार वाराणसी से चुनाव लड़ रहे हैं और पिछले 2 चुनाव में उनकी जीत का अंतर अगर आप देखेंगे, कैसे नरेंद्र मोदी का टारगेट आगे बढ़ गया है। पीएम मोदी की जीत का मार्जिन देखिए, जीत का मार्जिन कैसे कैसे कितना कितना रहा है। काशी का आपको बता रहा हूं, 2014 में 3,71,000 वोट से जीते। 3,71,000 वोट, इतने तो कई लोगों को पढ़ते भी नहीं है वोट। फिर 2019 में काशी से उनका कनेक्ट और बढ़ा। काशी के लोगों को पहले तो 2014 में लग रहा था कि ये कोई गुजरात से आदमी आया है, लेकिन मोदी की लहर थी तो जीत गए। 19 तक में काशी का कनेक्ट बन गया कि भाई ये आदमी तो आके विकास कर रहे हैं, ये तो काशी को पलट दिए, तो वोट भी बढ़ गया। जो मार्जिन था वो 4,79,000 वोट का हो गया, यानी 3,71,000 से 1,08,000 वोट ज्यादा जीत का मार्जिन सिर्फ बता रहा हूं। और 2024 के लिए टारगेट जो है, टारगेट कहा जा रहा है कि इसको बढ़ाकर 10 लाख तक ले जाना है, कि नरेंद्र मोदी को 10 लाख वोट पड़ जाए। वाराणसी में पीएम मोदी की जीत का सबसे बड़ा टारगेट तो रखा गया, लेकिन साथ ही साथ वाराणसी के जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने का टारगेट भी तो है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वाराणसी से चुनाव लड़ने का ही प्रभाव था कि पिछले 2 लोकसभा चुनाव में पूर्वांचल में बीजेपी को बंपर जीत मिली, क्योंकि 2009 के चुनाव में बीजेपी पूर्वांचल की 13 सीटों में 2 पर ही जीत पाई थी। यह हाल होता था बीजेपी का पूर्वांचल में, 13 में 2 जीतते थे ये लोग। 2014 में नरेंद्र मोदी के नाम पर पूर्वांचल में 13 में से 12 सीटें जीत ली इन लोगों ने, और 2019 के चुनाव में बीजेपी ने पूर्वांचल की 13 में से 8 सीटें जीती। पिछली बार समाजवादी पार्टी और बीएसपी का गठबंधन हुआ था, जिसका पूर्वांचल में कुछ हद तक प्रभाव पड़ा, लेकिन इस बार यह गठबंधन भी नहीं है। इसलिए बीजेपी का टारगेट पूर्वांचल की 13 की 13 सीटें जीतने का है। सिर्फ पूर्वांचल ही नहीं, यूपी में आखिरी 2 चरणों का जो चुनाव होगा उसमें कुल मिलाकर 27 सीटें हैं, और उन सभी सीटों पर वाराणसी से पीएम मोदी के चुनाव लड़ने का असर पड़ता है। 25 मई को छठे चरण में यूपी की 14 सीटों पर मतदान होगा, और 1 जून को जो लास्ट चरण की वोटिंग होगी उसमें यूपी की 13 सीटों पर वोट पड़ेगा। अब ये दोनों मिला दीजिए तो 27 सीटें होती हैं। 2014 के चुनाव में एनडीए को 27 में से 25 जीतने को मिल गई थी। 2019 में 27 में से 21 सीटें एनडीए को मिली थी। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार 2014 और 19 से भी बड़ी जीत पूर्वांचल के इलाके में हासिल की जाए और आखिरी 2 फेज में 27 की 27 सीट जीत ली जाए। बाकी बचे चरणों में इंडी गठबंधन का पूरा सफाया करने के लिए आज पीएम मोदी के नामांकन में एक बड़ा खेल भी हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नामांकन के लिए ऐसे प्रस्तावक चुने गए जो इस चुनाव में इंडी गठबंधन के सबसे बड़े नैरेटिव को ध्वस्त कर रहे हैं। वाराणसी में पीएम मोदी के जो प्रस्तावक बने, उनमें
पहले प्रस्तावक हैं पंडित गणेश्वर शास्त्री, जो राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निकालने वाले थे। दूसरे प्रस्तावक थे बैजनाथ पटेल, जो ओबीसी समाज से हैं और संघ के पुराने कार्यकर्ता हैं। तीसरे प्रस्तावक थे लालचंद कुशवाहा, ये भी ओबीसी समाज से आते हैं, ये बीजेपी के पुराने कार्यकर्ता हैं, इनकी कुशवाहा समाज में अच्छी पैठ मानी जाती है। और चौथे प्रस्तावक थे संजय सोनकर, जो दलित समाज से हैं, भाजपा के जिला महामंत्री हैं। सोनकर जी को काशी में पीएम के भरोसेमंद लोगों में से एक माना जाता है। यानी 2 ओबीसी, 1 ब्राह्मण और 1 दलित। नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों में ओबीसी और दलित का शामिल होना इंडी गठबंधन के उस नैरेटिव को खत्म कर रहा है, जो नैरेटिव पिछड़ों और दलितों को लेकर बनाया जा रहा था कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार सत्ता में आए तो संविधान खत्म कर देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे। लेकिन जो व्यक्ति 2 ओबीसी और 1 दलित को प्रस्तावक बनाकर अपना नामांकन भरने के लिए जा रहा हो, वो दलितों और पिछड़ों का आरक्षण खत्म कर सकता है क्या? ये अब सबके सामने है। यानी प्रस्तावकों से ही विपक्ष का सबसे बड़ा नैरेटिव खत्म हो गया। पीएम मोदी के चारों प्रस्तावक काशी के ही रहने वाले हैं, क्योंकि प्रस्तावकों का स्थानीय वोटर होना जरूरी होता है। पीएम मोदी के 4 प्रस्तावकों में से 2 पंडित गणेश्वर शास्त्री और बैजनाथ पटेल नामांकन दाखिल करने के दौरान मौजूद रहे। पंडित गणेश्वर शास्त्री पीएम मोदी के बगल में बैठे थे, जबकि बैजनाथ पटेल उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बगल में बैठे थे। नामांकन के बाद पीएम मोदी के प्रस्तावक बैजनाथ पटेल ने कहा कि बीजेपी में छोटे से छोटे कार्यकर्ता की इज्जत होती है। सुनिए पीएम मोदी के प्रस्तावक को एक बार। बहुत खुशी हुई, और ये तो मुझे याद है ही और मैं जानता ही हूँ कि भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ताओं की इज्जत होती है। उसी लिहाज से आज जो 50 वर्षों के अनवरत प्रयास के बाद एक मौका मिला भाग्य से कि प्रधानमंत्री जी का प्रस्तावक बना, काफ़ी खुशी है। केवल हालचाल पूछे, बधाई दिए, इसके बाद अपना पर्चा भरा गया, वो अपने तरफ गए, हम अपने तरफ आए। चुनाव बाकी है, चुनाव 10 लाख के पार के लिए हम लोग सतत प्रयास रणनीति बनाए हैं। इसके अलावा अगर 2014 और 19 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों को अगर आप याद कीजिए, तो 2014 में पीएम मोदी के प्रस्तावकों में पंडित मदन मोहन मालवीय के पौत्र और हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज गिरधर मालवीय, पद्म भूषण से सम्मानित जाने माने शास्त्रीय गायक पंडित छन्नूलाल मिश्र, वीरभद्र निषाद जो मल्लाह हैं, और अशोक जो बुनकर हैं, ये शामिल थे। यानी 2014 में पीएम मोदी ने 2 ब्राह्मण और 2 पिछड़े वर्ग के लोगों को प्रस्तावक बनाया था। जबकि 2019 में नामांकन के दौरान पीएम मोदी के 4 प्रस्तावक कौन थे? जगदीश चौधरी काशी के डोम राजा परिवार से हैं, डॉक्टर अन्नपूर्णा शुक्ला बीएचयू के महिला महाविद्यालय की पूर्व प्राचार्य, सुभाष गुप्ता जो 1957 से जनसंघ से जुड़े हुए हैं, और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर रामशंकर पटेल जो कुर्मी समाज से आते हैं। यानी 2019 में 5 साल के बाद जब फिर से पीएम मोदी ने काशी से नामांकन दाखिल किया था, तो समीकरण बदले हुए थे, क्योंकि